दोस्तों नमस्कार। हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का अध्ययन कर रहे थे। हमने इसमें 2 क्लासेज कर भी ली हैं। आज हम लोग प्रवाल शुरू करेंगे। प्रवाल अक्सर चर्चा में रहता है, आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ते हैं। प्रवाल क्या है? अक्सर प्रवाल तो कम प्रवाल संरक्षण की बात ज़्यादा होती है। तो देखिए, प्रवाल और प्रवाल भित्ति और प्रवाल विरंजन, ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर इन तीनों में से आप एक शब्द सुनते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवाल क्या है। सबसे पहले प्रवाल जो होता है एक सूक्ष्म जीव होता है। ये अक्सर समुद्री एरिया में पाया जाता है। साथ में इसकी दशाएं होती हैं, मैं भी सारी आपको बताऊंगा। एक पहले ध्यान में रखिए, प्रवाल सूक्ष्म जीव होता है। ये ज़ूजेंथल एक तरीके से इसका सहजीवी होता है, जो इसके लिए भोजन प्राप्त बनाता है या भोजन निर्माण करता है, और ये उसको आवास कहलाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एक तरह से संबंध में रहते हैं, सहजीवी हैं। दोनों एक साथ एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तो प्रवाल एक तरीके का जीव है, छोटा जीव है, जो समुद्र में पाया जाता है, जो ज़ूजेंथल के साथ सहजीवी संबंध में रहता है। अगर ज़ूजेंथल क्या है, उसका अपना आवास नहीं होता और इसकी अपना भोजन नहीं बना पाता, तो वो इसको जो भोजन देता है और ये उसको आवाज़ देता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में किसी को रख लें और वो आपको किराया पे कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए आप। ऐसी बात है नहीं, लेकिन समझ लीजिए आप, ठीक है। तो वो क्योंकि ये खुद का भोजन नहीं, प्रवाल जो होता है ये खुद का भोजन नहीं बना पाता, ये ज़ूजेंथल नामक जीव के साथ ही सहजीवी संबंध में रहता है, ठीक है। उसके बाद अक्सर आप चर्चा में सुनते होंगे प्रवाल भित्ति। पहले तो ये जाते प्रवाल पाया किन कंडीशन में जाता है। प्रवाल पाए जाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि समुद्र का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या उससे ज़्यादा रहे। उसमें साथ में लवणता ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ लवणता जो है 1000, उसमें 27 ग्राम प्रति 1000 लवणता पीपीटी में नापी जाती है, पार्ट्स पर 1000। अगर मान लीजिए, मैंने आपको लवणता की परिभाषा बताई दी थी कि अगर समुद्र के 1000 अणु आप लेते हैं तो उनमें से 27 जितना नमक की मात्रा होती है वो उसकी लवणता होती है। तो 27 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1000 ग्राम अगर आप लेते हैं, मतलब 1 किलोग्राम में 27 ग्राम से ज़्यादा लवणता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये 45 से 56 मीटर की गहराई पे पाए जाते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया प्रवाल क्या है। प्रवाल अभी तो हमने केवल प्रवाल को समझा, उसके बाद अभी हम पूरी तरीके से प्रवाल भित्ति को समझेंगे। तो हमने प्रवाल समझ लिया, एक सूक्ष्म जीव होता है जो कि ज़ूजेंथल नामक जीव के साथ सहजीवी संबंध में रहता है, तथा साथ में ज़ूजेंथल इसके लिए भोजन निर्माण करता है और ये ज़ूजेंथल के लिए एक आवास उपलब्ध कराता है। तो प्रवाल भित्ति क्या होती है? प्रवाल भित्ति एक चूना पत्थर के भी उसी प्रवाल से ही बनता है, जीव होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की एक आधार संरचना होती है, उसी में ये बनता है। उसके लिए प्रवाल मुख्य रूप से, जैसा मैंने आपको बताया थी, ये वाला 7 मीटर है। उस कटबंधी से 30 डिग्री से लेकर के उस कटबंधी से विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में रहता है। प्रवाल तो मैंने आपको बता दिया एक तरह का जीव होता है। अब प्रवाल से मिलकर के प्रवाल भित्ति, बहुत सारे प्रवाल मिलकर के एक प्रवाल भित्ति बनाते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक आधार के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये समुद्र के उन्हीं एरिया में पाया जाता है जहाँ 27 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक होता है। ये विषुवत रेखा पर ही संभव है। विषुवत रेखा क्या हो? उस कटबंधी क्षेत्र 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में, बल्कि विषुवत रेखा के पास नहीं पाया जाता है, ज़्यादा थोड़ा सा दूर 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ की मध्य पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इसके लिए अवसाद रहित लवणता, मतलब लवणता कम होनी चाहिए, 27 पीपीटी 27 पार्ट तक 1000 में रहता है, ठीक है। उसके बाद कोरल लीफ प्रवाल भित्ति के प्रकार की बात करते हैं। प्रवाल समझ में आ गया, प्रवाल भित्ति समझ गया कि प्रवाल भित्ति एक तरीके से ये भी जीव है जो बहुत सारे प्रवालों से मिलकर बनी होती है, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट का एक आधार इसको जरूरी होता है। प्रवाल भाई कहीं तो रहेगा ना, तो प्रवाल मैंने आपको जीव बता दिया। उसके प्रवाल भित्ति जो होती है ये एक तरीके से ये भी सूक्ष्म जीवों का पूरा एक सीरीज है। बहुत सारे प्रवाल मिलकर के प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट की एक आधार संरचना भी स्थित होता है। उसके बाद प्रवाल भित्ति के प्रकार, प्रवाल भित्ति 3 प्रकार की होती है, जैसा कि तटीय, उसके बाद अवरोधक जिसके बैरियर रीफ कहते हैं, बेलाकार अटॉल कहते हैं। तो
तटीय जो होती है प्रवाल भित्ति जो तट के किनारों पे पाई जाती है वो तटीय प्रवाल भित्ति हो जाएगी। कि मतलब कोई समुद्री या उसी के तट के किनारों पे, मेरे पास वो नहीं पिंटैब नहीं तो और अच्छे से आप बताता है। तो कभी फिर भूगोल में मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा जब आप मेरे पास थोड़ा पिंटैब भी रहेगा तो आपको दिखेगा कैसे प्रणाली। उसके बाद ये समुद्र के किनारे, आप तो ये समझ रहे हैं ना पूरा समुद्र के किनारे वाले एरिया में। उसके बाद अवरोधक या प्रवाल भित्ति, अवरोधक या प्रवाल भित्ति का मतलब ये होता है कई बार प्रवाल जो होता है वो समुद्र में जो जहाज आते जाते हैं उनके लिए अवरोधक का काम करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की मैप में देखिए, ऑस्ट्रेलिया की मैप के नॉर्थ ईस्ट में आपको लगभग 1900 किलोमीटर लंबी प्रवाल भित्ति आपको मिलेगी जो कि एक अवरोधक की तरह काम करती है। इसीलिए अवरोधक का सबसे बड़ा उदाहरण और लगभग वही एक मेन उदाहरण ही है। इतनी बड़ी 1900 किलोमीटर की प्रवाल फिर और कहीं नहीं है। ग्रेट बैरियर रीफ उसे कहते हैं। कई बार पेपर में स्टेट पीछे तो पूछा भी है कि ग्रेट बैरियर रीफ से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर पूर्व में भारत प्रवाल भित्ति, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की तट पर ग्रेट पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद वलयाकार प्रवाल भित्ति होती है। वलयाकार मतलब गोलाकार प्रवाल भित्ति होती है जो एक अंगूठी के छल्ले की तरह गोली हो जाती है, चारों तरफ से लेगून घेर लेती है। अब प्रवाल भित्ति के थोड़ा लाभ हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए कोरल लीफ तो हमने आपको बता दिया कि उसमें जीव होता है जो कोरल पॉलिप द्वारा होता है। कोरल पॉलिप का चूना पत्थर कंकाल के समय के साथ तैयार होता है तथा साथ में निर्माण विश्व के सबसे ऊंची जो भी सबसे ज़्यादा प्रवाल जो क्षेत्र होता है नहीं बहुत जैव विविधतापूर्ण क्षेत्र होता है। मछलियों के लिए भोजन के लिए उपलब्ध कराता है, पर्यटन और मनोरंजन के लिए रहता है, उसके बाद औषधि उपयोग के लिए रहता है, तटीय सुरक्षा के लिए भी होता है। देखिए जैसा बैरियर रीफ है तो ये बात चाहिए कि थोड़ा बैरियर है लेकिन तटीय सुरक्षा भी तो दे रहा है, वो तट को कटने नहीं देता है। अगर प्रवाल भित्ति जलीय जीवन के लगभग 25% प्रजातियों की नर्सरी के रूप में काम करता है। उसके बाद मैंने आपको प्रवाल तो बता ही दिया। प्रवाल को समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। उसके बाद प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन पहले हम लोग पढ़ते। कोरल ब्लीचिंग ही अक्सर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। होता क्या है कि जिस तरीके से इस समय कोरल विरंजन बहुत ज़्यादा चर्चा, आप ग्रेट बैरियर रीफ देख लीजिए, भारत में कई क्षेत्रों में प्रवाल पाया जाता है, अरब सागर में पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में भी पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी में भी पाया जाता है प्रवाल। ये लगातार इनका ह्रास हो रहा है, इनका रंग बदल। प्रवाल कई रंगों का होता है, इसमें जो हरा, लाल, पीला, नीला कई रंगों का होता है, लेकिन आप देखेंगे ये विरंजन होगी सूख रहा है, ये फिर सफ़ेद में कन्वर्ट हो रहा है। इसका कारण क्या है पता है? इसका कारण ये है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, समुद्र में एसिडिटी बढ़ रही है, लवणता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके साथ साथ अशुद्धियाँ समुद्र में जितना ज़्यादा जाती हैं, तो इसके लिए मैंने आपको ये क्या बताया, समुद्र का तापमान 20 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लवणता 27 ppt से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 45 से 50। उसके बाद हम लगातार समुद्र में माइनिंग कर रहे हैं, ये भी इसका एक प्रवाल व्यंजन। तो इसका प्रवाल व्यंजन कैसे होता है? ये जीव जंतल जीव होता है, जीव जंतल जीव मर गया तो इसको भोजन मिलना बंद हो जाता है तो प्रवाल भी मर जाता है। फिर धीरे धीरे करके ये एक तरह से प्रवाल व्यंजन और सफ़ेद, आप कभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा इस तरीके की हालत के रंगीन से लेकर के हमने एकदम उसको वाइट कर दिया है। इस तरीके से प्रवाल भित्ति लगातार प्रवाल व्यंजक में बदल रही, कोरल ब्लीचिंग में बदल रही है। मैंने आपको एक बार कीस्टोन प्रजाति बताया, याद है कुछ? कीस्टोनी प्रजाति होती है जो कि किसी भी पारितंत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसकी संख्या भले कम हो लेकिन उसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है, वो कीस्टोनी प्रजाति होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से प्रवाल भी समुद्री पारितंत्र का एक कीस्टोनी प्रजाति होता है। ये बहुत जैव विविधता संपन्न क्षेत्र होता है। धरती पे बहुत कम विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच ही पाया जाता है। तो ये काफ़ी कीस्टोनी प्रजाति भी कहते हैं। ये मछलियों मैंने भी ये बताया कि भोजन के लिए, पर्यटन के लिए, औषधि उपयोग के लिए, तटीय सुरक्षा के लिए बहुत लाभकारी साबित होता है। फिर कई जगह भारत में कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में। उसके बाद सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है आपका, उसके बाद मन्नार की खाड़ी में और लक्षद्वीप वाले एरियाज में ये पाया जाता है। प्रवाल व्यंजन के कई बार संरक्षण की बात, अब क्योंकि कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, प्रवाल का नष्ट हो रहा है, उसके संरक्षण की बात भी आती है। तो संरक्षण में एक ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क बना हुआ है। ICR को वैज्ञानिकों में बहुत सारे वैज्ञानिक मिल करके इस संगठन को चलाते हैं और साथ में कोरल का अध्ययन करते हैं और कोरल के संरक्षण के लिए इसके द्वारा प्रयास किया जाता है। भारत सरकार भी प्रयास करती है अंडमान निकोबार द्वीपों प्रवाल भित्तियों में के लिए
वर्ल्ड वाइड फंड से मिलकर के एक वैश्विक पर्यावरण स्थान के रूप में चयनित किया गया है तथा साथ में लगातार कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाते रहते हैं प्रवाल के संरक्षण के लिए। तो एक तो ग्लोबल आप पढ़ लिए, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क हो गया, और साथ में भारत सरकार द्वारा प्रयास जो लगातार किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड WWF वर्ल्ड वाइड फंड से मिल करके लगातार भारत सरकारें प्रवाल संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, हम एक बार थोड़ा सा प्रवाल को अच्छा से पढ़ा दें तो आपका जो भी डाउट हो, पहली बात तो हमको पता होगी प्रवाल होता है क्या। प्रवाल की डिफिनेशन, प्रवाल एक जीवित जीव प्राणी होता है, ठीक है, जो यूजेंथल के साथ नामक जीव के साथ सहयोगकारी संबंध, सिम्बायोटिक सहयोगकारिता, मतलब क्या सहयोगकारिता क्या होता है मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। दोनों को लाभ होता है, कहीं सहजीवी संबंध है, सहयोगकारिता सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है कि दोनों को लाभ होता है। ये उसको आवास प्रदान करता है, ये उसके लिए भोजन बनाता है, यूजेंथल इसके लिए भोजन का निर्माण करता है। उसके बाद इसके समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। साथ में ये एक तरीके से किस्टोनिक प्रजाति होती है। उसके बाद प्रवाल भित्ति की हम बात करते हैं तो प्रवाल भित्ति एक चूना प्रधान जीव होता है जो मुक्ता कठोर रचना वाले खोल होते हैं जिसमें मुलायम जीव रहते हैं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग प्रवाल भित्ति की चर्चा कर रहे थे। प्रवाल भित्ति में 30 डिग्री नॉर्थ से सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। प्रवाल भित्ति जो होती है एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर एक भी सूक्ष्म जीव का पूरा समूह होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। उसके बाद प्रवाल भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट के आधार के ऊपर स्थित होता है। उसके बाद कोरल रीफ का पारितंत्र में हमने लाभ पढ़ाया था कि ये तटीय सुरक्षा के लिए कोरल रीफ, उसके बाद औषधि उपयोग के लिए, पर्यटन मनोरंजन गतिविधियों के लिए, भोजन एवं मछलियों के जीवों के लिए ये भोजन की उपलब्धता कराता है। साथ में जलीय जीव का लगभग 25 डिग्री प्रजातियों के घर एवं नर्सरी का कार्य करता है। उसके बाद हमने आपको प्रवाल के टाइप बताया था, 3 तरह के होते हैं, तटीय प्रवाल भित्ति, फ्रिंजिंग रीफ, अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ, और साथ में वलयकार प्रवाल भित्ति, एटॉल जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपको प्रवाल व्यंजन बढ़ा दिया कि यूजेंथल नामक जीव मर जाता है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। उसके बाद समुद्र में लगातार पारितंत्र में प्रवाल में किस्टोनिक प्रजाति होती है। कोरल खनन, मछली पकड़ने की अवैज्ञानिक पद्धति, अवसादों में वृद्धि, एल नीनो, भारी वर्षा एवं बाढ़ एवं व्यर्थ के उत्थान आदि प्रमुख होता है। उसके बाद यूजेंथल के साथ सहकारिता रहता है, ये हमने आपको पढ़ा दिया। भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ के रण में पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रवाल के बारे में आपको बता दिया। हमने प्रवाल संरक्षण बताया, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क WICRI इंटरनेशनल कोरल रीफ इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रयास भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी एवं कच्छ की खाड़ी के प्रवाल भित्तियों का अच्छा प्रसार है। उसके बाद अब हम आपको पढ़ाते हैं आर्द्र भूमियाँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। देखिए, आर्द्र भूमि भी एक तरीके से पारितंत्र होता है। कैसा पारितंत्र होता है? समुद्री पारितंत्र होता है। साथ में जैसे इनमें आता है आर्द्र भूमि में दलदली एरिया हो गया, कीचड़ वाले एरियाज हो गए, पीड़ भूमि हो गए, कृत्रिम या प्राकृतिक स्थायी या अस्थायी आवास हो गया, स्थिर जल या गतिमान जल तथा ताज़ा जल व लवणयुक्त जल क्षेत्रों की आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक है। आर्द्र भूमि पारितंत्र में दलदल, कीचड़ वाले एरियाज, पीठ भूमि या कृत्रिम या पारितंत्र, स्थायी या अस्थायी, स्थिर जल या गतिमान जल, ताज़ा जल, खारा या लवणयुक्त जल क्षेत्रों को आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद
आर्द्र भूमियों का हम थोड़ा सा एक संरक्षण की बात कर लें तो रामसर पड़ता है ईरान में। 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन, वो तो बहुत पूछता है कि रामसर कन्वेंशन रिलेटेड है, रामसर कन्वेंशन रिलेटेड है आर्द्र भूमियों के संरक्षण। आर्द्र भूमियों का बेसिकली मतलब कीचड़ दलदली क्षेत्रीय कोई जो नहीं कि कुछ समुद्र ही पायथन। नॉर्मली आर्द्र भूमियाँ हम समुद्र ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्थलीय भागों में हो सकता है। इस समय देश में 75 साल स्वतंत्रता के हो गए और देश में 75 आर्द्र भूमियाँ भी देश में संरक्षण घोषित किया जा चुका है। साथ में अलग अलग प्रदेशों का है, वो आप अपने अपने प्रदेश का याद कर लीजिएगा, जो जिस प्रदेश से है उसको हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे भी आपको। वेटलैंड, उसके बाद आर्द्र भूमियों का महत्व क्या है। देखिए, आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पर्यावरण संरक्षण में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये भोजन जैसा जो जीव जंतुओं के लिए भोजन है, स्वच्छ पानी के क्षेत्र हैं, ईंधन एवं फाइबर के क्षेत्र, आनुवांशिक संसाधन के क्षेत्र हैं, बायोकेमिकल्स उत्पाद के क्षेत्र हैं। उसके बाद जलवायु नियमन, हाइड्रोलॉजिकल रिजिम, मृदा अपरदन की सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं की सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, विष हरण प्रक्रिया के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आध्यात्मिक एवं प्रेरणात्मक, दायिक मनोरंजन, सौंदर्य, शैक्षिक, परंपरागत, जीव निर्वाह एवं ज्ञान। उसके बाद मृदा के निर्माण के क्षेत्र होते हैं, पोषक तत्वों का चक्रण होता है, प्राथमिक उत्पादन क्षेत्र होते हैं, परागकण क्षेत्र होते हैं, जैव विविधता और खतरों में पड़ी प्रजातियों के आवास होते हैं। ठीक है, तो आर्द्र भूमियों का उपयोग की बात हो गई। वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण का प्रयास, आर्द्र भूमियों पर रामसर 1971। फिर उसके बाद आर्द्र भूमियों में लगातार निरंतर कमी आ रही है कि इसका कारण क्या है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जिसका मानवीय कारण है, कृषि वानिकी के लिए हम लगातार आर्द्र भूमियों पर अवैध कब्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद नेविगेशन, खाद्य सुरक्षा और ड्रेनेज के लिए हम लगातार उन पे अपना अतिक्रमण कर रहे हैं। अपशिष्ट निर्माण को लेकर के बाढ़ नियंत्रण के बांध बना रहे हैं, समुद्री दीवारें खड़ी कर रहे हैं, घरेलू अपशिष्ट से पेस्टिसाइड, जैसा कि मान लीजिए एक मैंने आपको सुपोषण बताया था, सुपोषण और आर्द्र भूमियों वाले क्षेत्र में सुपोषण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बहने के कारण लगातार वहाँ तक जो भी उर्वरक हम लोग खेतों में डालते हैं, ये बहते हुए लगातार नालों के, नहरों के द्वारा बहकर खेतों तक पहुंच जाता है, वहाँ तक पहुंच जाता है, आर्द्र भूमि होता है, तो वहाँ पर सुपोषण हो जाता है एक तरीके से कि ऐसे पौधे शैवाल इकट्ठा हो जाते हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। उद्वैत आर्द्र भूमियों का दोहन, अतिमध्यम और पर्यटन गतिविधियाँ भी आर्द्र भूमियों को नुकसानदायक पहुँचाती हैं। समुद्र स्तर पर बढ़ना, बाढ़ एवं सूखा, हरिकेन आदि तूफानों से खतरा, अपरदन, जलवायु परिवर्तन। उसके बाद भारत में आर्द्र भूमियों का वितरण, तो इस समय भारत में 75 आर्द्र भूमियाँ देश स्वतंत्र हो चुका है। 75 आर्द्र भूमि, थोड़ा मैं आपको पढ़ के भी कुछ बता देता हूँ। ये जम्मू कश्मीर, उलर झील, सोमेरेरी झील जो लद्दाख में है, बुकेरा आर्द्र भूमियाँ, सुरिनसर, मानसर झील, ये अक्सर आ जाता है पेपर में कि। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्र भूमि, पोंग डैम झील, रेणुका आर्द्र भूमि, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि, पंजाब वाले एरिया में हरिके झील, कृत्रिम आर्द्र भूमि में सतलज झील, काजली झील, रोपड़ झील। उसके बाद केरल में अष्टमुदी झील, सस्तमकुट्टा झील, वेम्बनाड आर्द्र भूमि भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि हो गई। उसके बाद राजस्थान में सांबर झील हो गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मोंटेक रिकॉर्ड, ये तो केवलादेव और साथ में चिल्का, हाँ ये दोनों याद रखना। कौन कौन सी आर्द्र भूमियाँ हैं जो मोंटेक रिकॉर्ड में है, केवलादेव और साथ में चिल्का। उसके बाद भितरकानिका, उड़ीसा वाले एरियाज में चिल्का झील, भितरकानिका मैंग्रोव, आंध्र प्रदेश को लेरू झील, असम में दीपोर झील, तमिलनाडु में पॉइंट कैलमर वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य, त्रिपुरा में रुद्र सागर, मणिपुर में लोकटक, मोंटेक रिकॉर्ड में भी अब आ गई है। और मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया, लोकटक झील और साथ में वेम्बनाड केरल, ये दोनों जो हैं वो मोंटेक्स रिकॉर्ड में आ गया है। अभी थोड़ा मोंटेक्स रिकॉर्ड आपको क्लियर करता हूँ कि केवलादेव, लोकटक झील, ये दोनों मोंटेक्स रिकॉर्ड में है। वेम्बनाड, सॉरी केवलादेव और लोकटक, ये दोनों जो हैं वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण में आते हैं, मोंटेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है, जिन पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद
भारत सरकार आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए क्या कर रही है, उसके सुरक्षा, उसके योजना प्रबंधन और निगरानी, एक पूरी आर्द्र भूमि की हमने सूची तैयार कर ली कि तभी तो हमको पता है कि कौन सी आर्द्र भूमि कहाँ पाई जाती है। उसके बाद लेजिस्लेशन, विधान, कानून बनाए जाते हैं। उसके राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम है। आर्द्र भूमियों के बारे में इतनी सारी जानकारी थी। ये हम एक बार फिर से मैं आपको पूरा थोड़ा पढ़ा देता हूँ, मुझे लगता है आर्द्र भूमियाँ भी आपको कम समझ। देखिए, आर्द्र भूमि कौन से क्षेत्र होते हैं, जो नमी क्षेत्र होते हैं, दलदली एरियाज होते हैं। उसके बाद कृत्रिम प्राकृतिक अस्थायी आवास होते हैं, जीवों के लिए होता है, जहाँ स्थिर या गतिमान जल होता है। मतलब एक तरीके से आप गांव का तालाब जैसा होता है, तो वो एक बड़े रूप में थोड़ा सा वो तालाब को आप समझ लें, वो आर्द्र भूमि होता है। आर्द्र भूमि पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान देता है। समुद्री आर्द्र भूमि होता है और स्थलीय आर्द्र भूमि होता है, दो तरीके, दोनों। उसके बाद आर्द्र भूमियों का हमने आपको महत्व बढ़ाया, जैसे ये भोजन के संरक्षण के लिए, स्वच्छ पानी के लिए, ईंधन एवं फाइबर के लिए, अनुसांगिक संसाधन के लिए, बायोकेमिकल्स उत्पाद के लिए, जलवायु नियमन के लिए, हाइड्रोकोलॉजिकल रिज्यूम के लिए, मृदा अपरदन से सुरक्षा के लिए, प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा के लिए, प्रदूषण नियंत्रण एवं विहरण प्रक्रिया के लिए। उसके बाद आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक के लिए, मनोरंजन के लिए, सौंदर्य के लिए, शैक्षिक के लिए, परंपरागत जीव निर्वहन के लिए एवं ज्ञान के लिए, मृदा निर्माण, पोषक तत्वों के चक्रण, प्राथमिक उपचार, परागकण, उसके बाद जैव विविधता एवं खतरों में पड़ी जातियों का आवास। आर्द्र भूमियों का उपयोग इस तरीके से हम करते हैं। उसके बाद आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक हमने कन्वेंशन किया। सबसे जो बहुत सारे देशों ने मिलकर के, जो भारत में 1975 में लागू किया गया, जिसमें आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात की गई। आज इसमें क्या किया गया, कुछ रिकमेंडेशन है जो मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको। आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में नामित किया गया। जहाँ तक संभव हो सके आर्द्र भूमियों को उनके क्षेत्रों में बुद्धिमानी को उपयोग करना। सीमा क्षेत्रीय आर्द्र भूमि 2 या 2 से अधिक देशों की सीमाओं को अव्यवस्थित साझा पानी व्यवस्था, 1 से अधिक नदी घाटियों के भाग, अर्थ से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। उसके बाद आर्द्र भूमियों को रिजर्व बनाना। ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण को जो 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन, रामसर एक शहर है ईरान में, कैस्पियन सागर के पास में, वहाँ पे ये एक तरीके से भाई संरक्षण के लिए हमें कुछ तो प्रयास करना, नहीं तो ये सब अगर ख़त्म ही हो गया तो पर्यावरण में बचा के केवल इंसान ही बचेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आर्द्र भूमियों का संरक्षण करें। उसके बाद इस समय कितने आर्द्र भूमि हैं, आर्द्र भूमि 75 हैं भारत में। भारत को बस आपको याद रखना है, और आप जिस स्टेट से हो आपको उस स्टेट का थोड़ा पढ़ लेना है। लगभग कुल क्षेत्रफल का 4.63% है। भारत भी 1982 में जो रामसर सन ये पूछा जाता है, भारत ने आर्द्र भूमियों संरक्षण कन्वेंशन को कब किस तरह से हस्ताक्षर किया, सदस्य बना उसका 1982 में। कन्वेंशन 1971 में हुआ था, जो 1975 में लागू हुआ, लेकिन भारत उस समझौते का हस्ताक्षर किया, भारत उस समझौते का सदस्य बना था 1982 में। याद रखना है, प्रश्न दे सकता है। भारत रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ, तभी से भारत ने सदस्यता ग्रहण कर ली, तब से भारत सदस्य नहीं किया, भारत ने 1982 में सदस्यता ग्रहण कर ली। उसके बाद कितने सारे आर्द्र भूमियाँ हैं, हम कुछ आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने स्टेट का देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में बड़ा भूलर झील हो गया, सोमरारी झील हो गया, जो लद्दाख में आर्द्र भूमि, रामसर मानसर हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश चंद्रताल भूमि, फोक डैम झील, रेणुका कई बार दे देता है, रेणुका बल झील, रेणुका आर्द्र भूमि स्थित है हिमाचल प्रदेश में। पंजाब में हरिके हो गया, कृत्रिम आर्द्र भूमि जलभूमि हो गया, सतलज नदी में बनाया गया, कई कृत्रिम भी बनाए जाते हैं। उसके बाद कजली झील हो गया, केरल में अष्टमुदी, सस्तम कोटा, वेम्बनाड। उसके बाद राजस्थान में सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मोंटेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। उसके बाद चिल्का झील हो गया, भितरकानिका बैंगलो हो गया, फुल्लेरू झील हो गया, असम दीपोर झील हो गया। उसके बाद तमिलनाडु पॉइंट कैलिमर वन्यजीव पक्षी अभयारण्य हो गया, त्रिपुरा में रुद्र सागर झील हो गया, मणिपुर में लोकटल हो गया जो कि मोंटेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, उत्तर प्रदेश में अपर गंगा नदी ब्रिज घाट के नरौरा हो गया, पश्चिम बंगाल में पूरी कोलकाता आर्द्र भूमि हो गया, मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि हो गया, गुजरात में नल सरोवर आर्द्र भूमि सबसे बड़ा। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे इकट्ठा हो गए, लगभग 46-47 हो गए हैं। तो आप यूपी के जो लोग हैं वो इसको थोड़ा सा अपनी लिस्ट पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद मोंटेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन से, केवलादेव और साथ में लोकटक ही याद रखना, मैंने पिछले भी थोड़ा जब करा रहा तो शायद गलत बता दिया था। केवलादेव हो गया, लोकटक हो गया, जो लोकटक फ्लोटिंग भी इसको कहते हैं, तैरता हुआ, यहाँ इसको तैरता हुआ एक तरह से आर्द्र भूमि का चित्र भी बोला जाता है, लोकटक झील मणिपुर में।
तो ये दोनों आपको याद रखना है। फिर इनके आदमियों की कमी के कारण पढ़ लेते हैं और विद्युत संरक्षण के लिए भारत द्वारा क्या उपाय किया जाए। कृषि जिस तरीके से हम नया एग्रीकल्चर पैटर्न अपना लिया है, लगातार हम पेड़ उसमें समुद्री क्षेत्रों में या आर्द्र के क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं। हम ठोस वहाँ पे का ज़बरदस्ती वहाँ पर जा कर के पर्यटन करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे गंदगी फैलती है। उसके बाद खनन हो रहा है, साथ में अति दोहन भूमि जल दोहन कर रहे हैं, अति मत्स्यन और पर्यटन गतिविधि भी वहाँ होती है। उसके बाद प्राकृतिक कारण में समुद्र स्तर का बढ़ना हो गया, बाढ़ एवं सूखा हो गया, हरिकेन आदि तूफानों से खतरा हो गया, अपरदन हो गया और जलवायु परिवर्तन हो गया। उसके बाद भारत के इसके आर्द्रभूमियों के संरक्षण के प्रयास एवं उपाय में क्या है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा चल रहा है, प्रोटेक्शन। उसके बाद योजना प्रबंधन एवं निगरानी, प्लानिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग। उसके बाद व्यापक सूची बनाना, विधान बनाना, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम बनाना, जो भारत सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आर्द्रभूमि के संरक्षण। हमने कोरल द्वीप पढ़ लिया, कोरल विरंजक पढ़ लिया, आर्द्रभूमियाँ पढ़ ली, और हम अब थोड़ा सा मैंग्रोव पारितंत्र पढ़ना चाहते हैं। इसको हम लोग बहुत ज़रूरी है। मैंग्रोव ये तीनों में एक साथ, इस वीडियो में थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है, लेकिन मैं इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि आप एक साथ तीनों को देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अब हम मैंग्रोव क्या होते हैं। मैंग्रोव सामान्यतः वृक्ष होते हैं और ये उष्णकटिबंधीय रूपों मतलब ज़्यादा हीट वाले एरियाज में, जैसा भारत में तो आपको ज़्यादातर मैंग्रोव जो दिखे ना कर्क रेखा, जहाँ से 12 से 8 रोज जलती, तो समुद्री पर्यटन समुद्री क्षेत्रों में वृक्ष होते हैं। साथ में ये एक समुद्री पर्यटन का महत्वपूर्ण भाग होता है। और उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में तटों, ज्वारनदों, ज्वारी, क्रीक, लैगून वाले क्षेत्रों में ये इसकी विशेषता है। ये लैगून होता है, कीचड़ युक्त होता है, पंग जिसे बोलते हैं। साथ में सुरक्षित तटों, ज्वालामुखी वाले ज्वारनमुखी, ज्वारी, क्रीक आदि क्षेत्रों में ये विकसित होते हैं। तो ये स्थिति समुद्री एरिया में ही मिलती है। उसके बाद किसी मैंग्रोव क्षेत्र की प्रजातियों की संख्या, उसकी घनत्व को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक उस क्षेत्र की वनस्पतियों के खारे पानी को सहन करने की क्षमता है। मतलब कोई मैंग्रोव तभी ज़्यादा डेवलप करता है कि उसकी अपनी क्षमता किस तरीके की है। खारेपन समुद्री एरिया में ही ये ज़्यादातर। अब इसकी थोड़ा हम विशेषताएं देख लेते हैं। मैंग्रोव एक तरीके से वृक्ष यहाँ पे याद रखिए कि बस कीचड़ दलदली युक्त क्षेत्रों में होते हैं और समुद्री एरिया में होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। मैंग्रोव पौधे जो अस्थिर भूमि में उगते हैं, इनके जड़ें न केवल बहुत गहरी होती हैं, ये समुद्री तूफान से, चक्रवातों से उस एरिया की सुरक्षा करते हैं। इसीलिए मैंग्रोव का पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब चक्रवात आता है या कोई तूफान आता है, इनके ज्वार आता है बहुत इतना तेज़ी से, जो मानवीय जनहानि कर सकता है, कि संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंग्रोव पौधों में विशेष श्वसन जड़ों का विकास होता है, जिनके माध्यम से पौधे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। निमेटोफोर्स कहते हैं। उसके बाद एक शब्द होता है, मैंग्रोव की पौधों की जड़ी पाई जाती हैं जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत सतह के ऊपर तक आ जाती है। इतनी ज़्यादा मैंग्रोव की जड़ें जो होती हैं वो बाहर तक निकल के आ जाती हैं। मैंग्रोव पौधों की ऐसी जड़ी पाई जाती हैं जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं। अब आप सोचिए, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं और सतह के ऊपर तक आ जाएंगी, नीचे से ऊपर आ रही हैं। जिन स्थानों में मैंग्रोव उगते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है। इस समस्या में निपटने के लिए मैंग्रोव अतिरिक्त जड़ें पाई जाती हैं। अनुकूलन जड़ें, आप देखते हैं कि अनुकूलन जड़ें, बहुत सारी जड़ें जो पेड़ों के बाहर ही से, कभी मैं फ़ोटो दिखाता आपको तो और अच्छा होता मैंग्रोव का, कि मैंग्रोव के पेड़ों की जड़ें पेड़ों के संरक्षण में सहायता करती हैं। कई बार आप बहुत बड़े उसी वजह से जरायुता विविपैरी कहते हैं। विविपैरी क्या होता है कि जब बढ़ता हुआ पौधा फल जो केवल तभी निकलता है जब फल गिर जाते हैं, तो मतलब जड़ें जो हैं वो बाहर की तरफ निकल आती हैं। मैंग्रोव वाला जो क्षेत्र होता है ये बहुत सारे जीव जंतुओं के संरक्षण में भी योगदान देता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि भारत में मैंग्रोव, भारत में अगर हम रिपोर्ट देखें 2019 जो वन रिपोर्ट आई थी IFSCR की आई थी, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी, उसमें ये दिखाया गया कि भारत में लगभग 4740, थोड़ा सा इसमें बढ़ा हुआ है, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मैंग्रोव है, जो 0.15% है टोटल भारत के एरिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। 2013-15 के मुकाबले भी इसमें वृद्धि हुई है 2019 की रिपोर्ट में भी। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव एरिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, लगभग 42%। अब
हम थोड़ा सा आपको मैंग्रोव की सूची बता देते हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण में सुंदरबन हो गया, उड़ीसा में भितरकनिका, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, धामरा, कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संरक्षण केंद्र, चिल्का झील, उड़ीसा वाले रेंज आदि। आंध्र प्रदेश में कुरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, पूरी गोदावरी क्षेत्र हो गया। फिर आप भी देखिए ये सब पूरा तटीय क्षेत्रों में ही जा रहा है, ठीक है। तमिलनाडु में चैनल पिचावरम हो गया, मुथुपेली, उसके बाद रामनद हो गया, पुलिकट झील हो गया, कोजुवेली हो गया। अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान और निकोबार वाले क्षेत्र हो गया। उसके बाद केरल में वेम्बनाड हो गया, कन्नूर हो गया। उसके बाद कर्नाटक में कुंडापुर हो गया, दक्षिण कन्नड़ होनावर हो गया, कारवाल हो गया, मैंग्रोव वन प्रभाग हो गया। महाराष्ट्र में अचरा रत्नागिरी हो गया, देवगढ़ विजयदुर्ग हो गया, बिल्दूर हो गया, कुंडालिका रेव डांडा हो गया, मुम्बरा देवी हो गया, विकरौली हो गया, श्रीवर्धन वितरना, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। उसके बाद मैंग्रोव वनस्पति एवं प्राणी जाति, मैंग्रोव प्रजातियों के महत्व की हम थोड़ा बात करते थे। पहली बात जो मैंग्रोव प्रजातियां हैं, मैंग्रोव प्रजातियों का महत्व, प्राकृतिक शरण स्थल हो गया, भोजन की मैंग्रोव प्रजाति जो होती हैं ये छोटे छोटे जीवों के, चाहे केकड़े हों, मोलस्क हों, मछली हों, इनके लिए भोजन का एक तरीके से संरक्षित भोजन इनके लिए उपलब्ध कराता है। मैंग्रोव कितने, मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ये चक्रवातों से सुरक्षा करता है, बड़े बड़े ज्वार आ जाए उनसे सुरक्षा करता है। उसके बाद भोजन के बड़े स्रोत होते हैं, प्राकृतिक जल शोधक के रूप में ही काम करते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं, इनके जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जो मटमैला गंदा जल होता है उससे साफ जल में बदलने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ये बचाव करते हैं। मैंग्रोव पौधों की पत्तियां लियोनाइट पैदा होता है जो पराबैंगनी किरणों से रोकने में सहायता करती है। अब सोचिए कितना ज़रूरी मैंग्रोव, और हम लगातार प्रकृति का नष्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस, भाई जब पेड़ पौधे रहेंगे तो ग्रीन हाउस गैसों को भी कम कर लेंगे। उसके बाद औषधि उपयोग करेंगे, तलछटी हटाने का कार्य करते, मतलब गंदगी कचरा हटाने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये तटीय क्षरण को रोकने में सहायता करते हैं, मृदा अपरदन में को कम करने में सहायता करते हैं, बाढ़ नियंत्रण करने में सहायता करते हैं, प्राकृतिक स्थायी कार्य होते हैं और आर्थिक लाभ उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव संरक्षण के उपाय, यूएनईपी हो गया, यूएनडीपी या IUCN हो गया, ये सारे मिलकर के वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करते हैं कि मतलब जैसा कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाया जाए, संरक्षण तथा सूचीबद्ध करना, पर्यावरण तथा पर्यटन की प्रस्तुति बनाना। उसके अंदर मैंग्रोव क्षेत्रों के पौधशाला निर्माण में वृक्षारोपण करना, सुरक्षित क्षेत्रों, वैश्विक मानचित्रावली का प्रकाशन करना। उसके बाद भारत द्वारा मैंग्रोव संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है, हम इसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भारत की मैंग्रोव समिति बनी 1976 में। पर्यावरण के संरक्षण करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य, ये हमारे राज्य के नीति निश्चित तत्वों में भी दिया गया, मूल कर्तव्य में भी दिया गया। पर्यावरण का संरक्षण दोनों में, राज्य और मूल कर्तव्य दोनों में। उसके बाद भविष्य के लिए मैंग्रोव कार्यक्रम हमने चलाया, MS स्वामीनाथन शोध संस्थान चेन्नई वो लगातार कार्य कर रहा है। उसके बाद मैंग्रोव का जो ना हमने काफ़ी परिवर्तन, रूपांतरित पारितंत्र में तो कृषि पारितंत्र हो गया, मानव निर्मित वन हो गए, नागरिक पारितंत्र हो गए, कल्चर पारितंत्र हो गया, ये चीज़ें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैंग्रोव पारितंत्र, मैंग्रोव हमने लगभग आपको पूरा पढ़ा दिया क्या क्या चीज़ें हैं। पहले मैंग्रोव क्या एक तरीके के दस होते हैं जो समुद्री एरिया में पाए जाते हैं, साथ में ये सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधी वाले एरिया में पाए जाते हैं, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा की देखिए इसमें। और साथ में हमने जो आपको प्रॉबिलिटी बनाया तो काफ़ी कुछ समानता है, ये समानता ये इंटरलिंकेज करने की ज़रूरत है, ये आपको याद रखने में मदद करता है। उसके बाद मैंग्रोव की हमने किन एरिया में पाया जाता है, मैंग्रोव की विशेषता बनाए आपको कि ये अस्थिर भूमि वाले क्षेत्रों में उगते हैं, साथ में ये
इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, साथ ये तूफानों चक्रवातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं एरियाज को। इनकी मैंग्रोव क्षेत्र का हमने थोड़ा वर्गीकरण नहीं, लाल मैंग्रोव विषैली पौधे आते हैं जो बहुत अधिक खारे पानी, थोड़ा इसको ये पढ़ते कि मैंग्रोव रेड मैंग्रोव क्या होता है। रेड मैंग्रोव क्या होता है जो बहुत सारे खारे पानी में रह सकता है। काले मैंग्रोव की श्रेणी के पौधे हैं जिन खारे पानी सहन करने की अपेक्षा कम होती है। 3 तरह के मतलब 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। ये है जो बहुत अधिक खारा पानी को सह लेता है तो ये लाल मैंग्रोव हो गया, ये उससे कम को सह पाता है तो ये काला मैंग्रोव हो गया। और सफ़ेद मैंग्रोव जो होता है वाइट मैंग्रोव, इनकी सफ़ेद छाल कारण पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पर लाल मैंग्रोव क्या होता है बहुत अधिक खारा पानी, और काली मैंग्रोव जो होता है ये कम खारा पानी में तैयार होता है। उसके बाद भारत में मैंग्रोव की हमने बताया कि देश के लगभग 0.15% एरिया पे पूरे देश के मैंग्रोव है जो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर, हम ऐसे याद के लिए 5000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सबसे ज़्यादा गुजरात एरिया में पाया जाता है जो टोटल मैंग्रोव का पहला 42% होता है। उसके बाद कहाँ पाया जाता है हमने दिखाया है, भितरकनिका, महानदी का मुहाना, कुलिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कृष्णा नदी, पिछवाड़ा, मुथिपेटी, वेम्बनाड, लक्षद्वीप वाले एरिया में, कुंडापुर केरल के, गोवा में, रत्नागिरी, खंभात की खाड़ी, कच्चिकारी, मतलब आप गुजरात से लेकर के तटीय क्षेत्र में चले जाएँ उसी एरिया में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है तटीय क्षेत्रों में। उसके बाद हमने इसके लाभ देखे, प्राकृतिक शरण स्थल हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं के भोजन के स्रोत हैं, प्राकृतिक जल शोधक हैं, पराबैंगनी, कभी सोच सकता है अगर पेपर में ये आ जाए कि मैंग्रोव हमें पराबैंगनी कीड़ों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, आधे गलत कर देंगे। मैं कह रहा हूँ पराबैंगनी बी कीड़ों से बचाव करते हैं, ग्रीन हाउस गैस हरित गृह प्रभाव को कम करना, औषधि उपयोग करना, तल क्षति घटाने का कार्य होता है, तटीय क्षरण को रोकना, बाढ़ नियंत्रण करना, प्राकृतिक स्थायी कारक और साथ में आर्थिक लाभ के लिए। उसके बाद रामसर सम्मेलन की बात करते हैं तो सदस्यों ने लगभग 200 लाख हेक्टेयर के अधिक मैंग्रोव नमभूमि के संरक्षण तथा उसके विवेकपूर्ण उपयोग पर सहमति बनी। उसके बाद पर्यावरण का संरक्षण करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। पर्यावरण थोड़ा इसके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं पहले हम भारत स्तर पर देख लेते, बाद में वैश्विक स्तर पर भी देख लेंगे। MSM संविधान संस्थान हो गया, भविष्य के लिए मैंग्रोव हो गया। उसके बाद हमने मैंग्रोव संरक्षण जो ये तो भारत में देख लिए कि थोड़ा थोड़ा संरक्षण कर रहा है भारत सरकार करेगी। UNEP, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में देख ले, UNEP हो गया, UNDP हो गया, IUCN हो गया, IUCN मैंग्रोव परितंत्र। उसके बाद प्रशिक्षण करना लोगों की भागीदारी, खुली चीज़ के पर्यावरण संरक्षण के लिए मैंग्रोव संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संरक्षण सूचीबद्ध करना, पर्यावरण में पर्यटन की परिस्थिति का अध्ययन करना, मैंग्रोव पौधों की पौधशाला निर्माण तथा वृक्षारोपण करना, सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना, वैश्विक मानचित्रावली का प्रकाशन करना। उसके बाद हमने भारत सरकार देख लिया। उसके बस मानव रूपांतरित पाठ्यतंत्र में कृषि पाठ्यतंत्र हो गया, मानव निर्मित वन हो गए, नागरिक पाठ्यतंत्र हो गया, मतलब मानव ने खुद ही पाठ्यतंत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल कर रहा है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं कही जा सकती। बांध एवं जलाशय बना लिए, नगरीय पाठ्यतंत्र बना लिए, इकोकल्चर पाठ्यतंत्र। अब हम थोड़ा सा आपको अगले वीडियो में भारतीय वनतंत्र के बारे में जो आई इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसके बारे में से वहाँ से शुरू करेंगे। आज वीडियो थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा।